हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो लास्ट टाइम हमने देखा था सिस्को वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें हमने कवर किया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ वायरलेस ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव। उसमें हमने देखा था वायरलेस एंटीना, जिसमें हमने दो टाइप्स कवर किए थे। एक था ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, दूसरा था हमने डायरेक्शनल एंटीनास के बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा था वायरलेस फ्रिक्वेंसीज बैंड, जिसमें हमने ये कवर किया था एनाटॉमी ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वायरलेस चैनल्स और बैंड हमने देखा था, जिसमें हमने दो बैंड देखे थे। एक था 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड, दूसरा था 5 गीगाहर्ट्ज बैंड। ठीक है, उसमें हमने ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स क्या होते हैं वो भी देखा था, और 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी देखा था। लास्ट हमने देखा था वायरलेस स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद हमने देखा था वायरलेस सिग्नल डिस्टोरेशन। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं वायरलेस लैन 802.11 सर्विस सेट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं SSID, IBSS, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, बेसिक सर्विस सेट, BSS ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ESS, MBSS एंड QBSS। ओके, इन डिटेल में देखेंगे ये सारा। तो सबसे पहले देखो क्या है SSID, सबसे पहले देखते हैं। So in wireless networking, we have different physical and logical topologies. In 802.11 standard, it have the ability to define different kind of service set. Okay, a service set have the ability to define how many wireless devices are going to use in one group for communicating with each other. इसका मतलब ये होता है कि आपका जैसे एक ग्रुप है, एक ग्रुप में आप मैक्सिमम कितने वायरलेस डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो या वायरलेस डिवाइसेस को यूज कर सकते हो फॉर कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस सेट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ओके, तो हमारे पास अगर आप देखोगे, सो वी हैव इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट विच इज नोन एज IB, जस्ट अ मिनट, विच इज नोन एज IBSS, इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट। उसके बाद अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मोड की बात करूंगा तो उसमें हमारे पास है बेसिक सर्विस सेट BSS, एक्सटेंडेड सर्विस सेट ESS, मेश बेसिक सर्विस सेट MBSS, एंड सेकेंड लास्ट जो है वो है QBSS, स्टैंड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेसिक सर्विस सेट। ठीक है, हम इन डिटेल देखेंगे आगे क्या है। तो इन शॉर्ट क्या होता है, आपका जो SSID जो होता है, SSID जो होता है विच इज स्टैंड फॉर सर्विस सेट आइडेंटिफायर, इट जस्ट योर अ नेटवर्क नेम। ये जो SSID होगा ये क्या होगा, आपका एक नेटवर्क नेम रहेगा, एक नेटवर्क का नाम रहेगा, एंड इट शुड बी योर यूजर फ्रेंडली। मतलब कुछ भी नाम हो सकता है। आपने बहुत बार देखा होगा जब आप किसी भी एक वायरलेस नेटवर्क में एंटर करते हो तो आपका स्मार्टफोन या फिर आपके लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाता है कि आप उस नेटवर्क में कनेक्टेड हो चुके हो। तो उसका एक ऑटोमेटिकली एक वायरलेस नेटवर्क का कोई एक स्पेसिफिक नाम होगा जो कि यूजर फ्रेंडली, इट इट शुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। Okay, so each service set uses the same service set identifier. The service set is any user friendly name like your अगर आपके घर में अगर आप देखोगे, अगर आपका वायरलेस नेटवर्क है तो आपके घर में आपका जो SSID होगा वो जैसे कुछ होम 123 होगा या फिर जैसे ऑफिस 123 हो सकता है। सो दिस इज द सर्विस सेट आइडेंटिफायर। इसका मतलब ये है कि सर्विस सेट आइडेंटिफायर जो है इट जस्ट अ नेटवर्क नेम, इट जस्ट अ वायरलेस नेटवर्क नेम। ओके, इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट देखते हैं। So in 802.11 standard, the wireless client have the ability to communicating with each other without having an access point. So this type of wireless communication, which is known as IBSS, stand for Independent Basic Service Set. इसका मतलब अगर जैसे मेरे पास जैसे मेरे ऑफिस में कुछ एक 4-5 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, 4 क्लाइंट्स लेते हैं, और ये 4 क्लाइंट जो है वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपस में कुछ फाइल्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं without having or without using any wired network. So these wireless users have the ability to exchange their information without having an access point. Okay, without having an access point ये आपस में क्या कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं। Okay, and this kind of network which is known as ad hoc network, this kind of network which is known as ad hoc network। Okay, so IBSS में क्या होता है basically, in independent basic service set, one of the device has to start and advertise an SSID information। मतलब
जैसे हमारे पास जो 4 पीसी है इसमें से PC1 ने अपने SSID की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेट की, जैसे नेटवर्क नेम सेट किया है यहाँ पे जैसे 123। तो ये क्या करेगा, इस नेटवर्क नेम को, इस SSID को ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ये जो रहेगा, दिस PC1 इज कंसिडर एज अ लीड। ओके, सो द लीडर क्या करता है, लीडर हैव द एबिलिटी टू एडवर्टाइज देयर SSID and other devices can join this network, can join this network, so the other devices can become a client. Okay, so you can use this IBBS network type if you want to transfer the files between 2 or more laptop, between smartphone, between the tablets without having an access. Okay, next जो है, let's say this is the example. तो दो वायरलेस डिवाइसेस के बीच में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, या फिर दो या दो से ज़्यादा आप वायरलेस डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो विदाउट हैविंग एन एक्सेस पॉइंट। दिस इज नोन एज IPSS। नेक्स्ट जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में देखो क्या है, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर मोड हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट ऑल द वायरलेस डिवाइसेस। मतलब आपके पास जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं उन सबको वो कनेक्ट करता है टू अ सेंट्रल डिवाइस लाइक एक्सेस पॉइंट और द राउटर। मतलब क्या होगा, अब जहाँ पे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट सर्विस सेट में ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगा, लाइक वी हैव एक्सेस पॉइंट और वी हैव वायरलेस राउटर। तो यहाँ पे जितने भी यूजर्स रहेंगे ये आप किसके साथ कनेक्ट रहेंगे, आपके एक्सेस पॉइंट के साथ, ये आपके वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट रहेंगे। ओके सो जैसे कि मैंने आपको कहा था, दिस मोड हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट ऑल द वायरलेस डिवाइसेस टू अ सेंट्रल डिवाइस लाइक एक्सेस पॉइंट। सो द AP, so this access point is responsible for the wireless network. If PC1 wants to communicate with the PC2, मतलब यहाँ पे PC1 और PC2 जैसे यहाँ पे है, PC1 wants to communicate with the PC2, तो जो कुछ भी ट्रैफिक यहाँ पे मैं let's say packet I'm going to send a data or I'm going to send a traffic towards the PC2, all the traffic going through what, going through this access point। तो यहाँ पे जो कुछ भी पैकेट जो है, जो या जो कुछ भी ट्रैफिक जो है वो किसके थ्रू जाएगा, एक्सेस पॉइंट के थ्रू। प्रीवियस एग्जांपल में ऐसे नहीं था, PC1 को अगर कोई पैकेट भेजना है PC2 के लिए तो वो डायरेक्टली किसको फॉरवर्ड करेगा, आपकी PC2। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, he don't have any ability to send this packet towards directly towards the PC2, it this packet goes through what, goes through this access point। Okay, so in this mode wireless access point or the router also have the ability to act as a bridge or gateway toward wired network। let's say आपका जो access point है, this access point have the ability to connect your wireless devices as well as wire devices। मतलब यहाँ पे मेरे कुछ वायर डिवाइसेस भी है, ये इनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे वायर्ड या फिर वायरलेस डिवाइसेस के लिए वो एक्टिंग, इट एक्ट एज लाइक अ व्हाट, इट एक्टिंग एज लाइक अ ब्रिज ऑफ द राउटर। सो दिस वायरलेस डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ पे ये जो वायरलेस डिवाइसेस है PC1 एंड द PC2, दे आल्सो कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर as well as they can forward the packet, forward the traffic towards the wired network। मतलब ये वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे उन्होंने यहाँ पे एड हॉक नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, इन दोनों के बीच में आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। एड हॉक नेटवर्क में क्या है, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट हैविंग एन एक्सेस पॉइंट, और यहाँ पे यू शुड नीड टू इम्प्लीमेंट द एक्सेस पॉइंट ओवर as a centralized device, as a centralized control। So all the traffic going through what, going through this access point। So transmitting and receiving जो कुछ भी होगा वो किसके थ्रू होगा, आपके access point के थ्रू। नेक्स्ट है which is your known as basic service set, or you can call BSS। So basic service set have the ability to connect all the wireless devices to a central device like wireless AP or the wireless router to communicate with each other with 802.11 वायरलेस स्टैंडर्ड्स। मतलब जैसे मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में बताया था, सेम थिंग यहाँ पे भी है बेसिक सर्विस सेट। ओके, इसका मतलब ये होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं, जैसे वी हैव access point over here, this is your AP1,
and I have some wireless clients, the PC1 and the PC2. Okay, so basic service set में क्या होगा? This is the BSS, basic service set. अब BSS में देखते क्या है? In BSS set or the basic service set we use a single channel. मतलब यहाँ पे access point AP जो है, this AP have the ability to connect your or to communicate with wireless devices or the wired devices. Okay, तो यहाँ पे जो AP होगा वो एक सिंगल चैनल पे होगा. अब ये चैनल्स क्या है मैंने कल के वीडियो में बताया है. फॉर कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव ये AP जो है वो चैनल्स को यूज करते हैं. सो बेसिक सर्विस सेट में वी यूज अ सिंगल चैनल फॉर ऑल कम्युनिकेशन. सो AP एंड द अदर वायरलेस क्लाइंट यूज द सेम चैनल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. मतलब जैसे चैनल नंबर 1 पे है तो ये सेम चैनल को फॉलो करेंगे. मतलब आपका PC1 और PC2 जो है वो सेम चैनल को फॉलो करेंगे टू कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. ओके, तो यहाँ पे दिस इज योर PC1 एंड दिस इज द PC2. So BSS AP is responsible for wireless network. So all the traffic from wireless client has to go through the AP. मतलब PC1 से जो कुछ भी पैकेट में फॉरवर्ड करूंगा PC2 के लिए वो कहाँ से जाएगा? एक्सेस पॉइंट से. वो कहाँ से जाएगा? आपके एक्सेस पॉइंट से, not directly towards the PC2. So in BSS AP on access point we have to configure the SSID. What is SSID? We should need to configure the basic network name या फिर वायरलेस नेटवर्क का आपको नाम यहाँ पे सेट करना है. दिस इज योर SSID. तो मैंने यहाँ पे नाम सेट किया नेटवर्क को. दिस इज द SSID. ओके, तो ये क्या डिफाइन करेगा? आपके वायरलेस नेटवर्क के नाम को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे. ठीक है ना? सो इट्स नॉट नेसेसरी टू बी यूनिक. मतलब ये यूनिक होना चाहिए ऐसे कोई जरूरी नहीं. एक जैसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं. So in BSS, AP also advertise their basic service set identifier, which is known as BSSID. अब ये BSSID क्या होता है? देखो, अगर यही चीज मैं वायर्ड नेटवर्क के साथ करता, जैसे कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पे आपका स्विच है, ओके, और यहाँ पे मेरे कुछ क्लाइंट्स कनेक्टेड है. So this is your switch 1, this is your router. So PC1 को कुछ पैकेट भेजना है PC2 के लिए. तो ये क्या करेगा? ही इज गोइंग टू क्रिएट अ पैकेट जिसमें लेयर 2 इन्फॉर्मेशन, लेयर 3 इन्फॉर्मेशन ऐड होगी. अब ये लेयर 2 इन्फॉर्मेशन में क्या क्या ऐड होगा? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक इन्फॉर्मेशन. सोर्स मैक कंसिडर करके चलते PC1 का है, डेस्टिनेशन मैक किसका है? से राउटर का है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? स्विच जो है वो लेयर 2 इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? चेक करेगा, जिसमें चेक करेगा सोर्स मैक एंड द डेस्टिनेशन मैक. या फिर कंसिडर करके चलते हैं हमारे पास राउटर नहीं है, हमारे पास एक लेयर 3 स्विच है, तो इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस किसका होगा? स्विच 2 का और स्विच 1 का मैक एड्रेस, सोर्स एंड द डेस्टिनेशन मैक. तो यहाँ पे वो मैक एड्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए टू फॉरवर्ड द लेयर 2 इन्फॉर्मेशन. उसी तरीके से these guys, these your wireless users, how they are going to identify the access point. इनको कैसे पता चलेगा कि आपका एक्सेस पॉइंट कहाँ पे है? और इनको अगर आइडेंटिफाई करना है, so what is the MAC address of this access point? This MAC address which is known as basic service set identifier. Okay, so जैसे मैंने आपको कहा था, this is the MAC address of the AP which is helps to wireless client to identify the AP, but you have to make sure कि आपको जो मैक एड्रेस है, आपकी जो AP का मैक एड्रेस है वो यूनिक होना चाहिए. मतलब यहाँ पे SSID अगर यूनिक नहीं है तो चलेगा, बट आपका मैक एड्रेस ऑफ दिस एक्सेस पॉइंट विच इज नोन एज BSSID, इट हैज टू बी यूनिक. ओके, तो AP क्या करेगा? AP विल हैव द एबिलिटी टू एडवर्टाइज देयर BSSID. मतलब ये क्या करेगा? अपने BSSID की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करेगा. एंड द SSID, मतलब ये क्या कर रहा है? आपके SSID की इंफॉर्मेशन को जो AP पे रहेगा, AP पे हम क्या क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? AP पे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं SSID, और BSSID जो होगा वो डिफॉल्ट रहेगा. तो आपका जो एक्सेस पॉइंट है, आपका जो एक्सेस पॉइंट ये क्या करेगा? आपके SSID को और BSSID को इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा. बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास. अभी ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास क्या है? कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था. ये जितने भी आपके रेडियो फ्रीक्वेंसीज या फिर रेडियो पावर जो रहता है, वायरलेस फ्रीक्वेंसीज जो रहती है, वो सभी डायरेक्शन में फॉरवर्ड करता है.
So their signals are usable in all the area, all the circle area. इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या डिफाइन किया, एक सर्कल डिफाइन किया है. तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास के थ्रू में जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ या फिर सिग्नल जो कुछ भी जनरेट कर रहा हूँ, he is going to forward this signal all over the area. Okay, so ये क्या रहेगा, this circle area, so the physical border of this area, ये जो है, ये जो सर्कल है, this is the physical border of this area, and this area is known as basic service area. This area is known as basic service area. Okay, so when wireless user comes in a basic service area with the SSID, तो कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पे आपका एक यूजर है एंड ये आपका एक बॉर्डर है, दिस इज बेसिक सर्विस एरिया BSA. जैसे ही आपका वायरलेस क्लाइंट या फिर वायरलेस यूजर जंप करता है इस BSA में, सो दिस वायरलेस क्लाइंट सेंड एन एसोसिएशन रिक्वेस्ट. ये क्या करता है, एक एसोसिएशन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है आपके एक्सेस पॉइंट. अभी एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, एक तो इस एसोसिएशन रिक्वेस्ट को, क्योंकि इसको इस BSS को कनेक्ट करना है, तो ये क्या करेगा, लॉगिन करेगा आपके SSID के साथ. तो जैसे ही ये बेसिक सर्विस एरिया में या फिर आपके एरिया में जंप करेगा, आपके वायरलेस एरिया में, वायरलेस नेटवर्क में जंप करेगा, वो क्या करेगा, इट हैज टू बी मेक अ कम्युनिकेशन, मेक अ कनेक्शन बिटवीन दिस AP टू द क्लाइंट. तो इसके लिए वो क्या जनरेट कर रहा है, एक एसोसिएशन रिक्वेस्ट जनरेट करना है. अब वो एक्सेस पॉइंट के ऊपर रहता है, ये एक्सेस पॉइंट उसको एक तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर परमिट कर सकता है या फिर डिनाई कर सकता है. अगर वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, सो वो क्या होगा, वायरलेस यूजर क्या करेगा, आपके इस बेसिक सर्विस सेट को, BSS को, दिस इज द BSS, ये पूरा नेटवर्क जो है वो BSS है, ये इस BSS नेटवर्क को ज्वाइन कर देगा. तो जैसे ही ज्वाइन कर दिया, दिस BSS, दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस विच इज नोन एज 802.11 स्टेशन STA, और यू कैन कॉल द वायरलेस क्लाइंट. तो ये क्या कंसिडर किया जाएगा, एज अ वायरलेस क्लाइंट. Okay, so in BSS, every wireless client, every wireless traffic going through the access point, so AP is your a central point for the management. तो यहाँ पे जो access point use हो रहा है वो एक central point की तरह, एक management perspective is acting as like a management point. Okay, and it limits the size of the BSS. तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, मतलब इसकी कोई specific let's say frequency range है, ये इस रेंज के ऊपर नहीं जा सकता. जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो जैसे 2 मीटर्स की या 1 मीटर की, तो ये इसी लिमिट तक है. दिस इज द लिमिटेशन. ये एक्सेस पॉइंट की क्या है, एक लिमिटेशन होगी. ओके, सो यहाँ पे क्या है, इन BSS एवरी वायरलेस क्लाइंट ट्रैफिक गो थ्रू द AP बिकॉज AP इज अवर द सेंट्रल पॉइंट फॉर द मैनेजमेंट एंड इट हैज द लिमिट, इट हैज द साइज ऑफ द BSS लिमिट. सो द AP सिग्नल रेंजेस डिफाइन द बॉर्डर ऑफ द BSS. तो AP की रेंज जो है वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, आपकी BSS की बॉर्डर डिफाइन कर रही है, विच इज नोन एज BSA, बेसिक सर्विस एरिया, और यू कैन कॉल द सेल. आप इसको क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल द सेल. ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट जो है, तो यही पे उन्होंने, मैंने आपको जैसे बताया था, व्हाट इज द बेसिक सर्विस सेट, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द हैविंग अ बेसिक सर्विस सेट, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑल द ट्रैफिक गोइंग थ्रू अ सेंट्रल पॉइंट विच इज नोन एज द सेंट्रल एक्सेस पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे जो कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है, it all the traffic, all wireless traffic going through what, going through this access point. Okay, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे हम सिंगल एक्सेस पॉइंट को यूज कर रहे हैं. ओके, जो कि यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट कि अगर आप BSS नेटवर्क में हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जितने भी एक्सेस पॉइंट्स है या आपके जितने भी क्लाइंट्स है, दे हैव टू बी ऑन द सेम चैनल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था, यू शुड नीड टू स्पेसिफाई और यू नीड टू configure a network name which is known as service set identifier, as well as this access point going to broadcast their BSS ID information, जो कि आपके MAC एड्रेस इंफॉर्मेशन रहेगी इसके आपके एक्सेस पॉइंट की. तो सर्विस सेट SSID और BSS ID, आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा. तो ये क्या करता है, आपका जो एक्सेस पॉइंट है ये दोनों इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करता है, ब्रॉडकास्ट करता है बाय यूजिंग ओमनी डायरेक्शनल एंटीना.
तो इसकी एक लिमिट है, इसकी एक बॉर्डर लिमिट है, मतलब इसकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी, वो उसी रेंज तक अपने सिग्नल्स को एडवर्टाइज कर सकता है या फिर ब्रॉडकास्ट कर सकता है। एंड दिस इज द लिमिटेड एरिया। जैसे 2 मीटर्स का एक फ्रीक्वेंसी रेंज है या फिर सर्कल है, डायमीटर है, वो उसी रेंज तक अपने सिग्नल्स को फॉरवर्ड कर सकता है, ब्रॉडकास्ट कर सकता है। एंड दिस एरिया विच इज नोन एज बेसिक सर्विस एरिया, विच इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल बॉर्डर। ओके, बीएसएस ऑपरेशन। अब देखो ये मैंने आपको बताया था, तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। जैसे कि आप अपने वायरलेस यूजर, दे वांट्स टू मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन वायरलेस यूजर एंड द वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट और वायरलेस यूजर, इनके बीच में क्या होगा, एसोसिएशन रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो जैसे एसोसिएशन रिक्वेस्ट जो है आपका क्लाइंट जो है वो फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स द एक्सेस पॉइंट, तो ये एक्सेस पॉइंट के ऊपर रहेगा। एक तो वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर इसको डिनाई कर सकता है। ओके, अगर वो एक्सेप्ट कर देता है तो वो क्या कर देगा, वो जंप कर देगा आपके बीएसएस नेटवर्क में। क्लियर? तो जैसे ही कम्युनिकेशन जो हो रहा है PC1 और PC2 के बीच में, जैसे ही इन दोनों के बीच में जैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया विद द एक्सेस पॉइंट, एपी ने इन दोनों की एसोसिएशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया। अब PC1 और PC2 के बीच में जो कुछ भी पैकेट फॉरवर्ड होगा, जो कुछ भी डेटा फॉरवर्ड हो रहा है, ये विदाउट वायर्ड है, थ्रू द एयर है। तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट ये बाय डिफॉल्ट तो सिक्योर्ड नहीं रहेगा। यू शुड नीड टू सिक्योर दिस kind of data, this kind of clear text data, by using what? By using a security mechanism, like you can do a encryption or the encapsulation as well. Okay, distribution system। अब ये distribution system सबसे पहले समझ लेते क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था BSS में, in BSS we use single access point, that's why it is known as standalone network। this is known as what? This is known as standalone network। why? We have one network, one subnet over here, okay, with single access point, having one single channel. That's why this is known as a standalone network। So यहाँ पे this AP have the ability to support both wired and the wireless connection। तो यहाँ पे जो हम access point यूज कर रहे हैं उसको हटा देते हैं एक बार। तो access point हम यहाँ पे जो यूज कर रहे थे, these access point have the ability to communicate with your wireless network। This is my wireless network, as well as the wired network। ओके, तो ये जो रहेगा जैसे दिस वन, और जैसे आई एम गोइंग टू यूज अ स्विच ओवर हियर, तो यहाँ पे हम स्विच यूज करते हैं। कंसिडर करके चलते हैं, आई डोंट हैव एनी वायर्ड पोर्ट, बट यहाँ पे मेरे पास एक कनेक्टेड पोर्ट है जो कि मैं स्विच के साथ यूज कर सकता हूँ। दिस एरिया इज कंसिडर एज योर BSS। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें एडवर्टाइज की होगी, आपका एक SSID होगा और दूसरा क्या होगा, आपका BSS ID। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है मुझे किस पे करना पड़ेगा, एक्सेस पॉइंट पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, जैसे कंसिडर करके चलते हैं, स्विच पे मेरे 3 VLANs है यहाँ पे। एक है VLAN 10, दूसरा है VLAN 20 एंड थर्ड जो है वो है VLAN 30। और ये वायर्ड है सारे, मतलब इनके पीछे कुछ वायर्ड क्लाइंट्स रहेंगे। अब कंसिडर करके चलते हैं, लेट्स से द PC1 from the wireless network want to communicate the outside of the BSS। okay, the outside of the BSS with the VLAN 10। तो PC1 जो है आपके वायर्ड नेटवर्क में, वायरलेस नेटवर्क में, वो आपके VLAN 10 जो वायर्ड नेटवर्क में इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो नॉर्मली क्या होता है, विदाउट VLAN कॉन्फ़िगरेशन वन SSID इज यूज फॉर वन सिंगल VLAN, मतलब एक SSID जो है वो एक सिंगल VLAN के लिए यूज किया जाता है। बट इस एग्जांपल में आप देख सकते हो हमारे पास 3 VLANs है। VLAN 10 जो है, दिस VLAN 10 is belong from IT डिपार्टमेंट। जैसे दूसरा पेन लेते हैं, ओके, सो VLAN 10 जो है दिस बिलोंग फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। VLAN 20 जो है दिस बिलोंग फ्रॉम लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट। और VLAN 30 जो है यहाँ पे दिस बिलोंग फ्रॉम लेट्स से HR डिपार्टमेंट। तो 3 VLANs है हमारे पास। तो VLAN कॉन्फ़िगरेशन हम स्विच पे कर देंगे।
सो एक्सेस पॉइंट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस पॉइंट पे मुझे हर एक VLAN के लिए एक सेपरेट SSID कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, हर एक VLAN के लिए एक सेपरेट SSID कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, सो मोस्ट ऑफ द थिंग आपके यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, देखो अगर सेपरेट SSIDs अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो यू शुड नीड टू कॉन्फ़िगर अ सेपरेट BSSID एज वेल। मतलब हर एक SSID के लिए, हर एक VLAN के लिए मुझे एक सेपरेट BSSID भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। Okay, so most of the vendors they increment the last digit of the wireless MAC address to create a multiple unique BSSID। मतलब कंसिडर करके चलते हैं, आपका जो एक्सेस पॉइंट है इसका MAC एड्रेस है 1111 2222 एंड 1200। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे SSIDs को कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे SSID किस तरीके से सेट कर रहे हैं देखो, जैसे VLAN 10 हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो VLAN 10 के लिए मैंने SSID सेट किया एनी नेटवर्क नेम, जैसे IT10। ओके, और इसका जो BSSID होगा वो है 1111.222.12 जैसे 34। ओके, उसी तरीके से VLAN 20 के लिए जो कि सेल्स का है, तो हमने यहाँ पे सेट किया SSID, ये सारे SSIDs रहेंगे आपके। तो यहाँ पे सेल्स सेट किया है सेल्स 20, तो इसका BSSID क्या होगा, BSSID इसका होगा 1111.2222.1256। ओके, तो लास्ट ऑक्टेट में यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट आपका जो डिजिट है उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, नॉट अ लास्ट ऑक्टेट, लास्ट डिजिट में हम चेंज कर रहे हैं। VLAN 30 के लिए जैसे कंसिडर करके चलते हैं, वी आर गोइंग टू यूज VLAN 30, SSID नेम दे रहे हैं यहाँ पे HR30, जस्ट नेम आप कुछ भी नाम दे सकते हो, 1111.2222.12 से 78। तो लास्ट डिजिट में हम चेंजेस करें। ओके, तो जैसे ही क्या होगा, व्हेन सेल्स यूजर लॉग इन विद द सेल्स SSID and wants to send a traffic on the VLAN 20 in a wired network, so it forwards the packet towards AP। तो let's say सेल्स का कोई बंदा है, it come up with the sales SSID and he wants to communicate with this VLAN 10 on the other side जो कि wired network में है। तो ये क्या करेगा, इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा towards the AP। So this AP will taking care about your control plane, management plane and the data plane, and it forwards the packet। जैसे इसने कोई पैकेट जनरेट किया है, it forwards the packet based on what, based on the VLAN tag। तो कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पे PC2 है VLAN 10 में, यहाँ पे आपका PC2 है, तो PC1 कैसे पैकेट बनाएगा, PC1 यहाँ पे पैकेट इनिशिएट कर रहा है जिसमें सोर्स IP एड्रेस रहेगा PC1 का, डेस्टिनेशन IP एड्रेस रहेगा PC2 का। जैसे कि पैकेट हिट होगा आपके एक्सेस पॉइंट पे, ही इज गोइंग टू ऐड अ VLAN टैग, जो कि जैसे VLAN टैग है VLAN 20। तो जैसे ही VLAN टैग 20 होगा, इट विल ऑटोमेटिकली जंप इन टू व्हाट, और VLAN 10 कंसिडर करके चलते हैं, जैसे 20 कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पे PC2 है आपका, तो ये ऑटोमेटिकली किस में जंप होगा, इट विल जंप इनटू द VLAN 20। So this access point is going to add the VLAN tag information and it forwards the packet towards the switch by using this VLAN tag information, by using what, by using a trunk port। तो ये जो पोर्ट है वो क्या है, आपकी ट्रंक पोर्ट। ओके, सो दिस AP which is known as an autonomous AP, ये जो AP है ये क्या होगा आपका autonomous AP, and this system which is known as the distribution system, this system is known as the distribution system। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वर्कआउट करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेसिकली क्या हो रहा है, आपका वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन के बीच में किस तरीके से पैकेट जो है फॉरवर्ड किया जाएगा, आपका एक्सेस पॉइंट जो है वो किस तरीके से VLAN टैग्स को ऐड करेगा, और बाय adding this VLAN tag information and sending this packet towards the switch by using a trunk port। तो यही बताया है। ओके, सो इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वी आर गोइंग टू यूज द BSS, और BSS हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे आपका वायर्ड नेटवर्क है, जहाँ पे VLAN 10 और 20 है, हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल स्विच पे वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर अ मल्टीपल SSID फॉर सेपरेट VLANs with separate SSIDs by using what, by using 802.1q trunk port। okay,
नेक्स्ट जो है वो है एक्सटेंडेड सर्विस सेट। अब सबसे पहले कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप बीएसएस सिस्टम में यूज कर रहे हो, बीएसएस ऑपरेशंस को, बीएसएस सर्विस सेट को यूज कर रहे हो, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक सिंगल एक्सेस पॉइंट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे चैनल जो होगा वो सिंगल चैनल होगा, राइट। सो अगर आपके पास सिंगल एक्सेस पॉइंट है, दिस एक्सेस पॉइंट डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू कवर एंटायर ऑफिस और एंटायर बिल्डिंग। कंसिडर करके चलते हैं, मेरे पास मल्टीपल फ्लोर्स है यहाँ पे बिल्डिंग पे, फ्लोर 1 2 3 और 4 5। तो फ्लोर जैसे ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 पे यहाँ पे आपका एक्सेस पॉइंट है, तो इसके कुछ लिमिटेशंस है। जैसे मैंने आपको कहा था फ्रीक्वेंसी रेंज के कुछ लिमिटेशंस रहेंगे। ये फ्लोर 2 3 4 5 तक फ्रीक्वेंसी जो है फॉरवर्ड नहीं कर सकता। इसका जो बीएसए होगा वो सिर्फ फ्लोर 1 तक ही है। तो फ्लोर 2 3 फ्लोर पे जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स रहेंगे, इनको ये कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो राइट, वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। सो यू नीड टू ऐड मोर एपीज ऑन ईच एंड एवरी फ्लोर। हर एक फ्लोर पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, एक्सेस पॉइंट ऐड करना। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल एक्सेस पॉइंट यूज करें तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल चैनल रहेगा। अगर आपके पास सिंगल चैनल है तो यहाँ पे आपकी जो बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ कैपेसिटी होगी, वो भी लिमिटेड रहेगी। ओके, नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सटेंडेड सर्विस सेट। जैसे मैंने आपको बताया था बीएसएस में क्या है, इन बीएसएस वी यूज सिंगल एपी, सो द सिंगल एपी डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू कवर योर एंटायर ऑफिस और द बिल्डिंग। So this BSS is not suitable for the enterprise network. So to overcome this kind of problem, we need to add more APIs to cover all the area. And this switch network is known as extended service set. मतलब इस problem को overcome करने के लिए we should need to add a multiple APIs. जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास यहाँ पे 3-4 फ्लोर्स है, 1 2 3 4 5 6। तो फ्लोर 1 पे एक एक्सेस पॉइंट मैंने यहाँ पे बिठाया है, जो कि फ्लोर नंबर 1 पे है। तो फ्लोर नंबर 2 3 4 5 जो कुछ भी है यहाँ पे, इनको ये कनेक्टिविटी नहीं होगी। दिस एपी इज हैव अ वैन लिंक व्हिच इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द इंटरनेट, वायर्ड कनेक्टिविटी है। तो फ्लोर 2 3 4 5 6 पे जो क्लाइंट्स है, वायरलेस क्लाइंट है, दे डोंट हैव एनी एक्सेस टुवर्ड्स द इंटरनेट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक फ्लोर पे एक्सेस पॉइंट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। And this method is known as extended service set. Okay? तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखना, जस्ट अ मिनट। जैसे दिस इज योर स्विच 1, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट 1 कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका एक्सेस पॉइंट 2 कनेक्टेड है बाय ट्रंक पोर्ट। ओके, और कंसिडर करके चलते हैं, आपके पास 2 फ्लोर है, दिस इज योर फ्लोर नंबर 1 एंड दिस इज योर फ्लोर नंबर 2। फ्लोर 1 और फ्लोर 2 पे 2 वीलैंस है यहाँ पे स्विच पे, वीलैन 10 एंड वीलैन 20। वीलैन 10 जो है वो आईटी डिपार्टमेंट का है, और वीलैन 20 जो है वो लेट्स से एचआर डिपार्टमेंट का है। ओके, तो सबसे पहले एक्सेस पॉइंट 1 पे आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एसएसआईडी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एज वेल एज दिस एपी यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट यहाँ पे एपी पे जो मैक एड्रेस है विच इज नोन एज BSSID, इट हैज टू बी यूनिक। तो यहाँ पे जो SSIDs मुझे कॉन्फ़िगर करने हैं वो कैसे रहेंगे आपके, SSID सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो SSID जो है वो हुआ जैसे VLAN 10, VLAN 10 जो है वो IT डिपार्टमेंट से, तो इसका SSID रखते हैं हम IT 10। ओके, एंड VLAN 20 जो है वो HR डिपार्टमेंट का है, तो इसका SSID रखते हैं HR 20। तो ये जो SSIDs हमने कॉन्फ़िगर की है, दिस SSIDs which is also known as ESSID, Extended Service Set Identifier। यहाँ पे AP जो BSSID होगा या फिर AP का जो MAC एड्रेस होगा, इट हैज टू बी यूनिक, ऐसे 1111 2222 1234, इट हैज टू बी यूनिक। ओके, बट कंसिडर करके चलते हैं, मेरा जो वायरलेस यूजर्स है या मेरा जो वायरलेस एडमिन है, ये हमेशा फ्लोर 1 से फ्लोर 2 पे या फ्लोर 2 से फ्लोर 1 पे जंप करता है।
तो अब फ्लोर 2 पे अगर जंप कर रहा है और उसके पास अगर सेम SSID कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा एक्सेस पॉइंट 2 पे, सेम SSID कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, तो वो कभी भी फ्लोर 2 पे जाके VLAN 10 या फिर VLAN 20 को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट कि आपके जो एक्सेस पॉइंट्स है इन पे जो SSID कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सेम रहेगा। तो जैसे अगर कोई जंप करता है फ्रॉम फ्लोर 1 टू फ्लोर 2, इनको कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम दो अलग अलग एक्सेस पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं। तो इनके SSIDs, इनके BSSID जो है वो अलग है, SSID जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। सो यही उन्होंने कहा है आपके स्लाइड पे एक्सटेंडेड सर्विस सेट में। So in enterprise network, you need to add multiple access point on each floor. These multiple APs has to be unique BSSID or the MAC address, but you have to configure the same SSID on both AP1 and the AP2. So wireless users easily passing from one AP to another AP. This is known as the roaming. This is known as the roaming. Okay. So extended service set, each AP have their own BSS, and you have to make sure about that the APs using a different channel। मतलब यहाँ पे जो आप एक्सेस पॉइंट्स को यूज कर रहे हो, एक्सेस पॉइंट को जो आप यूज कर रहे हो, तो AP1 जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे हमने सेपरेट BSSID कॉन्फ़िगर किया है, सेम ESSID कॉन्फ़िगर किया है ऑन AP1 एंड AP2। AP1 पे लेट्स से मैं चैनल नंबर 1 को यूज कर रहा हूँ, यू हैव टू मेक श्योर AP2 पे आपका कोई दूसरा चैनल होना चाहिए। जैसे हमने कल के वीडियो में चैनल 1 और चैनल 2 की बात की थी, तो AP2 पे चैनल नंबर लेट्स से 6 यूज हो रहा है, ताकि ये आपस में इंटरफेरेंसेस ना करें। ओके, so in extended service set, each AP have their own BSS, and you have to make sure each AP using a different channel to prevent interfaces between APs। Okay, so this is all about your extended service set। नेक्स्ट वन, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आप इजीली जंप कर सकते हो फ्रॉम एक्सेस पॉइंट 1 टू द एक्सेस पॉइंट 2 विदाउट हैविंग एनी इंटरफेरेंसेस। सो SSID जो है वो अगर सेम रहेगा तो भी चलेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट कि आपके जो BSSID यूज हो रहे हैं इट हैज टू बी यूनिक। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन विच इज नोन एज मेश बेसिक सर्विस सेट, विच इज यू कैन कॉल MBSS। अब देखो MBSS क्या है। अब MBSS जो है वो हम बेसिकली कहाँ पे यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। इन लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क यू डोंट हैव एनी एबिलिटी टू यूज एक्सटेंडेड सर्विस सेट लाइक इन लार्ज एरिया लाइक विद इन सिटी। तो ESS को आप एक किसी बड़ी सिटी में या लार्ज एरिया में आप यूज नहीं कर पाओगे। जैसे आपके पास एक लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क है, जैसे मल्टीपल बिल्डिंग्स है आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, तो वहां पे मैं एक्सटेंडेड सर्विस सेट को यूज नहीं कर पाऊंगा। So to overcome this kind of problem, you need to have a mesh network, and this mesh network is known as mesh basic service set। अब देखो इस mesh network में क्या है। So यहाँ पे जो APs रहेंगे, कंसिडर करके चलते हैं mesh network। Just a minute। Okay। All right। So let's say we have the internet, we have the WAN connection। ये आपका WAN connection है जो AP1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, WAN लिंक है। और ये जो है कंसिडर करके चलते, दिस इज ऑन द फ्लोर नंबर 1 और द बिल्डिंग नंबर 1। अब बिल्डिंग 1 पे जितने भी यूजर्स है वो तो AP1 के साथ कनेक्टेड रहेंगे, बट बिल्डिंग 2 पे या फिर बिल्डिंग 3 पे या फिर मल्टीपल फ्लोर्स पे, यहाँ पे AP2 है, यहाँ पे AP3 है। सो दिस इज योर फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2 और फ्लोर नंबर 3। सो फ्लोर नंबर 2 और 3 पे जो एक्सेस पॉइंट्स है, they don't have any ability to direct connect with the wireless or WAN, or you can call the WAN link।
तो AP1 और AP2 और AP3 जो है वो डायरेक्टली आपके वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यही मैंने आपको MBSS नेटवर्क में बताया. सो इन दिस एग्जांपल AP1 is connected to the wired network, but AP2 and APT don't have any ability to connect with this wired network to create ESS. मतलब एक्सटेंडेड सर्विस सेट को अगर कनेक्ट करना है तो आपको वायर्ड नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, जो कि आपका स्विच था. दिस इज योर स्विच नेटवर्क, और यहाँ पे मेरे 2 एक्सेस पॉइंट जो थे वो डायरेक्टली आपके स्विच के साथ कनेक्टेड थे. बट अनफॉर्चुनेटली इस एग्जाम्पल में ऐसे नहीं हो रहा है. ओके तो अगर आपको नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, यू हैव टू मेक श्योर ऑन द ESS आपकी वायर्ड कनेक्टिविटी होनी चाहिए. बट इस सिचुएशन में अगर आपके वायरलेस डायरेक्टली वायर्ड कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या करना है. सो दिस mesh basic service set have the ability to provide wireless distribution to the network traffic from AP1 to AP2 and AP2 to AP3. ओके तो ये क्या करेगा, आपकी नेटवर्क ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ओके सो इन दिस MBSS module or in this MBSS AP, it have the ability to create a basic or a wireless mesh connection to the nearest access point. मतलब क्या होगा, आपका access point 2 जो है वो nearest access point 1 जो है इसके साथ क्या करेगा, कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेगा. तो ये क्या करेगा, इसको सबसे पहले डिस्कवर करेगा. जैसे इसको आइडेंटिफाई हो चुका है कि आपका एक्सेस पॉइंट 1 जो है वो मेरे इज नियर बाय मी, तो उसके साथ वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा. ओके तो आपके वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कुछ भी अवेलेबल एक्सेस पॉइंट होगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो एक्सेस पॉइंट 1 जो है वो वायर्ड कनेक्टिविटी या वायर्ड नेटवर्क में होना चाहिए. सो वन और मोर APs कैन बी कनेक्टेड टू द वायर्ड नेटवर्क एंड रेस्ट कैन कनेक्ट टू द ईच अदर. तो यहाँ पे AP1 जो है वो आपके साथ डायरेक्टली वायर्ड नेटवर्क में है. सो दिस AP विच इज नोन एज रूट AP, यू कैन कॉल RAP, रूट एक्सेस पॉइंट. और बाकी की जो एक्सेस पॉइंट है आइडेंटिफाई करेंगे आपके वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में कि नजदीक वाला एक्सेस पॉइंट कौन सा है, और उसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन या कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे. सो दिस AP विच इज नोन एज MAP स्टैंड फॉर मेश एक्सेस पॉइंट. ओके सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. लास्ट जो है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस सेट, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेसिक सर्विस सेट, QBSS. तो जैसे पहले इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बारे में डिटेल में बताया था, वो एक बार आप चेक कर लेना. सो देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट दिस BSS, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. These BSS have the ability to configure the quality of services. मतलब इस एक्सेस पॉइंट में आप मल्टीपल क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या है, quality of services have the ability to control the traffic on particular network. It also have the ability to control an amount of bandwidth by using, or you can set a upper limit and the lower limit. तो पॉलिसिंग कर सकते हो या रिजर्वेशन कर सकते हो, आप लिमिटिंग कर सकते हो by using this quality of services. आई होप गाइज आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.